अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। आज 10 बजे के स्लॉट के साथ हमारा पहला प्रोग्राम है और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। आज के हमारे मौज़ूआत में हम बात करेंगे कुछ अपोजिशन के मुश्तरका इजलास पर, जिसमें अपोजिशन ही पूरी मौजूद नहीं थी। लगता था नून लीग का अपना इजलास था जिसे अपोजिशन का मुश्तरका इजलास करार दे दिया गया। दुरानी साहब से जानेंगे कि ये तितर बितर अपोजिशन ने अपना मुश्तरका इजलास क्यों किया है। एक इजलास उससे पहले जाती उम्रा में भी हुआ है। उस जाती उम्रा में जब शरीफ ख़ानदान का पॉलिट ब्यूरो बैठा है, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम और नवाज़ शरीफ बैठे हैं, वहाँ क्या बात हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। मिसाक के जाती उम्रा क्या है मोहम्मद अली दुरानी साहब से। कुछ पंजाब की अफसर शाही ने भी एक इजलास किया है चीफ सेक्रेटरी के घर पर, जिसकी बहुत बाज़गश्त है। उसमें कुछ मौजूदा सीनियर अफसरान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको DMG सर्विस कहते हैं, उसके लोग मौजूद थे, कुछ रिटायर्ड मौजूद थे। उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी दुरानी साहब से जानेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। दुरानी साहब, पहले ज़रा अपोजिशन के मुश्तरका इजलास की बात कर लें, फिर आपसे जाती उम्रा पे आ जाएं, या पहले जाती उम्रा आप पे बात कर लें। हैं मेरे पास तो दोनों टॉपिक्स हैं, जिधर से आप चाहेंगे फिर हम अपोजिशन के इजलास से कर लेते हैं। अपोजिशन का एक मुश्तरका इजलास आज शहबाज साहब के घर पे हुआ है। पीपल्स पार्टी उसमें नहीं थी। वो कह रहे हैं खुर्शीद शाह से फ़ोन पर मुशावरत हो गई है। उन्होंने कहा कि असम्बली के अंदर जो है बस एहतजाज किया जाएगा पेट्रोल की कीमतों पे। आपको ये इजलास क्या नज़र आया है? इस इजलास को आप कैसे देखते हैं? ये जो अपोजिशन, जिसमें अपोजिशन पूरी नहीं थी, उसका मुश्तरका इजलास कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब से ये इजलास हुआ है और इसका जो एलामिया आया है, उसके बाद जो बात हुई है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि ये इजलास क्यों हुआ है। अच्छा। और इसका मकसद क्या था, बल्कि मेरा तो दिल करा था किसी कोई क़यादत मरियम औरंगज़ेब साहबा लाइन पे आ गई हमारे। तो हाँ, उनसे पहले पूछ लें ये जो है ये इजलास जो था, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे और वो कितने जो है पूरे। अस्सलाम वालेकुम मरियम औरंगज़ेब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मेरे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब भी सेट पर मौजूद हैं। और वालेकुम सलाम, वेलकम मैम। मरियम औरंगज़ेब साहब, हमें समझ नहीं आई ये आज अपोजिशन का मुश्तरका इजलास क्यों बुलाया गया जब पीपल्स पार्टी इसमें शरीक नहीं थी। बाद में मीडिया टॉक में भी MMA वाले भी आपके साथ नहीं थे। नून लीग अपना इजलास खुद ही कर लेती, इसको मुश्तरका इजलास कहने की क्या ज़रूरत थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मकसद जिसके बारे में जा रहा है, ये आपको दो है बलूचिस्तान और सिंध से रिटायर हुए हैं और उनकी तानियाती का मसला चल रहा है। और क्योंकि वजीर आजम की अना इतनी है कि वो मुशावरत नहीं कर सकते जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ, और पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के एडिशनल सेक्रेटरी ने खत लिखा। उसके बाद मामला हमने स्पीकर को लेकर गए कि जी ये गैर आईनी है, आर्टिकल 213 के उसमें रोशनी में ये अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान मुशावरत होनी। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, तो हमने उनको बताया कि आप नाम जो है वो नहीं दे सकते जब तक कंसल्टेशन इनिशिएट ना हो, तो उसकी रोशनी में दें। और क्योंकि ये सिंध और बलूचिस्तान की मेंबर्स के बारे में, तो शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन जो कि सिंध और बलूचिस्तान से थी उनको बुलाया और अपने भी मेंबरान को बुलाया, जिसके अंदर उन्होंने मुशावरत की और एक कमेटी बनाई जिसमें लॉयर्स भी हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जो कि 3 दिन रिव्यू करके प्रोफाइल चेक करके 3 नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे बलूचिस्तान और सिंध के लिए, और फिर वो दिए जाएंगे वजीर आजम को या पार्लियामेंट्री कमेटी को, जो भी प्रोसेस है। पर वो तो सिंध से तो नहीं आए ना, खुर्शीद शाह तो आए ही नहीं है। जी मैं आ रही हूँ, जी मैं उस पर आ रही हूँ। नहीं, लेकिन इसका मतलब और है। इसका एक मिनट मैडम, ये बताएं कि इसका मतलब है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की शर्त थी वो ख़त्म हो गई, अब आप नाम मुलाकात के बगैर भी पेश कर देंगे उनको? नहीं जी, इसमें थोड़ी सी पहले मैं खुर्शीद शाह साहब वाला जवाब दूँ, फिर मैं आपका जवाब दूँगी। खुर्शीद शाह साहब रात को उन्होंने कंफर्म भी कर दिया और उनके साथ मुशावरत जारी थी। सुबह उनकी फ्लाइट थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो टेलीफोन के ज़रिए, मैंने इस एलानिये में भी लिखा है
इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे और कंप्लीट उनके साथ मुशावरत भी हुई और जो कमेटी तश्कील पाई है वो खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में तश्कील पाई। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा रही है इस मीटिंग का। और उसके अलावा जो बलूचिस्तान से मेंबरान थे और सिंध से हमारी भी जो क़यादत थी वो भी इस इजलास में मौजूद थी। और उसके बाद इजलास के अंदर जाहिर है पेट्रोल प्राइसेस, महंगाई, नेशनल एक्शन प्लान की जो ब्रीफिंग है जो हमने कहा है कि पार्लियामान को दी जाए, वो चीज़ें डिस्कस हुई। तो वो तमाम ऐसी चीज़ें जाहिर है जब सियासी लोग बैठते हैं, पार्टीज बैठती हैं, तो ये तमाम बातें डिस्कस होती हैं जो कि एलानिया का हिस्सा भी है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में और फिर जो रिटिंग की कमेटी है उसका फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। ठीक है। अब आपने जो दूसरी बात कही कि मुलाकात की, देखिए शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब से मिलने का कोई शौक नहीं और ना हमने किसी भी लेटर में या किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस में ये लिखा है कि हम मुलाकात के जरिए ही इनिशिएट हो सकते हैं। लेकिन जो खत प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए इमरान साहब ने लिखवाया वो इमरान खान साहब खुद डायरेक्टली भी शहबाज शरीफ साहब को लिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अना इतनी है कि वो कहते हैं मैं मोदी को हाथ मिला सकता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिला सकता। तो मुशावरत का कंसल्टेशन का तरीका आइन में और सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन में वजह कर दिया है, उसमें होनी चाहिए। और लेटर भी कंसल्टेशन होता है, लेकिन लेटर इमरान साहब को जो कि आज उन्होंने लेटर लिख दिया डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब को, तो जो 2 महीने उनको लगे खत लिखने में शहबाज शरीफ साहब को, तो पहले हमने उनको आइन पढ़ाया, पहले हमने आर्टिकल 213 का मुताला करवाया, फिर हमने उनको लेसन्स बताया, फिर हमने उनको मीनिंग आप ये बात आप हमारे शो में बताया, आप कंफर्म कर रही हैं कि इमरान खान ने अब खुद खत लिख दिया है शहबाज शरीफ साहब को? जी डायरेक्टली लिख दिया। मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगी, आप अपने प्रोग्राम में करवा दीजिए। तो ये पूरी, क्योंकि असल में ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपोजिशन कर रही है हुकूमत की और उनको हमें पढ़ाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वो अनाड़ी लोग हैं, वो खुद कहते हैं हम सीख रहे हैं। तो वज़ीर आज़म अब उनके लेटर के जवाब में आप मैडम, अब आप उनके लेटर के जवाब में अब आप वो 3 नाम जो हैं वो भी आप भिजवा रहे हैं जो हमने एक कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने आज इजलास में और अपोजिशन की मुशावरत के साथ एक कमेटी बना दी है जो अगले 3 रोज में हमारे नाम शॉर्टलिस्ट कर चले। अब प्रोसेस चल पड़ेगा, अब प्रोसेस चल पड़ेगा। जरा आगे चलते हैं। जो प्रेस टॉक हुई है आज बाद में, उससे तो हमें ये लगा है कि नून लीग जो है वो पीटीआई के साथ कोई मिसाक मुफाहमत करने जा रही है। आप हर चीज़ पर बात, कोई एहतजाज, कोई कुछ नहीं, आप सब एक मतलब हुकूमत को बार बार दावत दे रहे हैं कि इस पर भी बात कर लें, इस पर भी बात कर लें, इस पर भी बात कर लें। कोई आप मिसाक मुफाहमत करना चाह रहे हैं उनके साथ? ये देखिए, इस हुकूमत के साथ जो कि आपस में लड़ाई और मुफाहमत नहीं है, आज 4 गुजरा आपस में पब्लिकली लड़ रहे थे। वो शॉर्ट में सुनवाता हूँ आपको, उसका जवाब लेंगे आपसे। वो शॉर्ट आपको अलग सुनवाते हैं आपके बारे में। नहीं, मैं आपका जवाब दे रही थी। टॉक है मेरे तो ख्याल में शायद सफान अब्बासी साहब ने की है और उसमें किसी भी तरह से मुफाहमत नहीं है। लेकिन हम ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि हम इस हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। हम नहीं चाहते मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं उसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने हमेशा मुल्क की मफाद में सियासत की है और मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर महंगाई की सूरत हाल, आवाम की जो ऊपर बम गिराया जा रहा है, महंगाई का, गैस हो, बिजली हो, पेट्रोल हो, उसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा। अच्छा, अब पार्लियामान के अंदर हमने कौमी असेंबली का इजलास कर दिया। आज शाह महमूद साहब ने आपको बहुत याद किया है, जरा आपको सुनवाऊं उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है, फिर उस पर आपसे जवाब ले लें। आपको बहुत जरा सुने आज शाह महमूद साहब ने आपको के बारे में क्या कहा है। जी जी कुछ भी हो, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सवाल उठाती हैं? उनका अपना मामला है, वो जिसको मर्जी बिठाएं इजलास में। कभी हमने मियाँ साहब के इजलासों पर इतराज़ किया है? देखिए, मियाँ साहब ने कभी गैर आईनी काबीना का इजलास नहीं बुलाया। ये उनका अंदरूनी मामला नहीं है। ये काबीना आइन के मुताबिक काम करती है, जिसका रूल्स और इसके प्रोसीजर्स होते हैं। और पिछले 5 साल जो गर्दान इमरान साहब करते रहे कि फलाना सरप्त है, फलाना चोर है, फलाना डाकू है, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जो चोर और डाकू अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं और जो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो गए, मान चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने बावर्ची और मैंने मालियों के नाम पर फेक अकाउंट्स बनाए हैं, तो कम अज कम उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी या उनको काबीना में बिठा के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के ऊपर जो ब्रीफिंग ली गई
तो आप क्या गरीब किसानों का पैसा उनके हवाले करना ताकि उससे क्या आप शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट को सेकंड कर रही हैं इस तरह? देखिए, मेरी स्टेटमेंट के ऊपर शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट है, वो मेरी स्टेटमेंट को सेकंड करे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बात और पूछनी है मैडम, ये बताएं कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। आप जो अपोजिशन की, आपने बताया कि आप तो 5 साल तक इमरान खान साहब को बाकायदा हुकूमत करने का मौका देना चाहते हैं ताकि वो एक्सपोज हों। तो अगर अपोजिशन की कोई पार्टी एहतजाज की तरफ जाती है तो उस सूरत में PMLN का क्या रवैया होगा? देखिए, आप शायद फरहान अब्बासी साहब की एक लाइन सुना रहे, बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 5 साल की हुकूमत पूरी करेगी पार्टी, लेकिन उन्होंने साथ बोला नहीं जी, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नजर ये नहीं आता और मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस तरह की हुकूमत जो कि मुल्क का आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। महंगाई देख लें, आज पेट्रोल की प्राइस, गैस का बिल, बिजली का बिल, कोई पॉलिसी माशी नहीं है सिवाय अंडे, मुर्गी, देसी मुर्गी, कट्टे, और अब बकरियां भी इसमें शामिल हो गई हैं, जल्द ही शामिल हो जाएंगे। तो उस ये बात उन्होंने कही कि उसके अलावा इनके पास कोई माशी प्लान नहीं है, आज 9 महीने गुजरने के बावजूद उनके। तो ये इस जुमले के साथ इसको जोड़ के सुना जाए। हाँ, लेकिन अगर अपोजिशन मुश्तरका कोई फैसला करेगी डिस्कशन के बाद, मशावरत के बाद, पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ के बाद के लिए, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाहिर है अपना रोल प्ले। तो फजलुर रहमान साहब के एहतजाज के लिए अभी कोई उनके साथ देने का कोई फैसला नहीं हुआ? देखिए जी, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना नजरिया होता है, एक अपना फैसला होता है, लेकिन PMLN क्योंकि अपोजिशन लीडर इस वक्त पार्लियामेंट में लीड कर रही है तो उसको मुशावरत के साथ अपोजिशन की हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब। वो कहते हैं कोई अफरा तफरी नहीं चाहते, कोई हम इस हुकूमत को हटाना नहीं चाहते, कोई ऐसी, मेरा मतलब है कि हम बात नहीं करना चाहते जिससे यह हुकूमत, उन्होंने कहा, सियासी शहीद बन जाए। देखें, इसमें जो अभी मरियम साहिबा, इस लिहाज से बहुत उनकी जो आर्टिकुलेशन है बड़ी अच्छी होती है, और वो जो भी बात करती हैं अपने पार्टी के मौक़िफ़ को बहुत। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम मिसाक के जाती उम्रा की बात करेंगे, वो अगला सेगमेंट है। एक मिनट, जो मिसाक के जाती उम्रा की बात अगले सेगमेंट में करेंगे। इससे ये लगता है कि आज के इजलास में उस मिसाक के फैसलों के ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद, मोहर तस्दीक, और इसमें मैं, अगर मेरे से आप पूछे, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सुकून रहे, अमन रहे और खुशहाली हो और तरक्की की रास्ते पे, क्योंकि ये अपोजिशन का भी पाकिस्तान है और हुकूमत का भी पाकिस्तान है और अवाम का भी पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करने का फैसला किया। हमने पहले ही ये ऐलान किया था कि अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि अब वो चैम्बर प्रैक्टिस करेगी। हाँ। और चैम्बर प्रैक्टिस का मतलब यह है कि वो पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और किसी किस्म की हंगामा खेजी की तरफ मुल्क को नहीं लेके जाना चाहेंगे। और अब इससे एक और नई बात भी निकल रही है कि पिछले दिनों बिलावल साहब ने जो इनिशिएटिव लिए थे, आज की मीटिंग में अपोजिशन ने उससे अपने आप को बाकायदा तौर पे डिसएंगेज कर लिया। मतलब यह है कि ट्रेन मार्च जो था वो पहले एहतजाजी मार्च था, फिर बिलावल साहब ने कहा ये उनका खानदानी मार्च था, फिर कल्चरल मार्च था, सियासी नहीं था। तो अब जो है उनकी एहतजाजी धमकियों से PMLN और बाकी पार्टियों ने भी डिसएंगेज कर ली और फजलुर रहमान साहब का जो मिलियन मार्च है उससे भी अपने आप को डिसएंगेज। असल बात है ना, जो बात इस आज की सारे मुश्तरका इजलास के एलामिया में छुपाई गई वो ये है कि इमरान खान का ख़त शहबाज शरीफ साहब को मिल गया है, उसका चूंकि जवाब देना था तो उसके लिए सबको इकट्ठा किया कि भाई आप भी ना। ये डेवलपमेंट जो है ये आज आपके प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम से इससे पहले तो ये खबर आई नहीं है, खबर नहीं आई। अब जो खबर है वो ये है कि अपना इमरान खान साहब का खत जो है वो शहबाज साहब को मिल गया और वो बहुत बेचैनी से उसका इंतजार भी कर रहे थे। अब उसका जवाब भी दे रहे हैं। और जो ही वो सवाल आया है उसके जवाब में नाम जो है अब चले जाएंगे और जो इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान था वो अब हल होने की तरफ जा रहा है। शहबाज साहब उसको हल करना चाहते थे। इसका मतलब है कि अब रावी अमन बोलता है, रावी शांति बोलता है, रावी जो है वो आगे बढ़ना। इसका मतलब है कि नून लीग ने अपोजिशन की बड़ी पार्टी होते हुए ना फजलुर रहमान के साथ जाने का फैसला किया है ना पीपल पार्टी के साथ जाने का फैसला किया। और हकीकत में अगर आप देखें ना तो मैं आपको इससे भी अगली बात करूंगा, पार्लियामेंट में बैठा हुआ कोई मेंबर भी जो है खा वो पीपल्स पार्टी का हो
खा वो JUI का हो, खा वो MMA का हो, खा वो नून का हो, वो इस मूड में ही नहीं है कि किसी एहतजाजी पॉलिटिक्स की तरफ जाया जाए। और हर आदमी ये चाहता है कि जी हम पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते रहे और हम वक्त भी रहे। इसलिए वो लोग जो इस वक्त मज़ाहमती और हंगामी सियासत के रास्ते ढूंढ रहे हैं उनको मायूसी होगी और माले मसरूका को। चले वो बात आगे करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ जाती उम्रा के इजलास की बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। हमने ब्रेक से पहले जो है अपोजिशन के मुश्तरका इजलास और मरियम औरंगज़ेब से बात की है। ये जो आज का इजलास है उससे पहले एक इजलास जाती उम्रा में हुआ है। पहले शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज ने बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई है। उसके बाद अपोजिशन का ये इजलास हुआ है। वो उस इजलास के क्या फ़ैसले थे वो कुछ आज रिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ नहीं हुए, उस पर दुरानी साहब से बात करेंगे। दुरानी साहब, एक इजलास जाती उम्रा में शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़ और ठीक है आ गए, तो उस इजलास में सब कह रहे हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इजलास था क्योंकि इसमें आगे की राह मुतय्यन होनी थी कि अब आगे मुफाहमत जारी रखनी है, नहीं रखनी है। इस इजलास की आपके पास क्या खबर है अंदर की? देखिए जनाब, ये मैं तो यही कहूँगा कि ये तो शरीफ फैमिली के पोलिट ब्यूरो का इजलास था। इसकी इत्तला ये है कि 3 घंटे तक जारी रहा। इसमें दोनों जनरेशन मौजूद थी। मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और मरियम बीबी मौजूद थी, उधर से शहबाज साहब मौजूद थे और हमज़ा साहब मौजूद थे। मतलब ये है कि 2 वर्सेस 2 जो है वो मौजूद थे। और इसके अंदर मतलब वो नहीं थे मौजूद यहाँ पे इनके सलमान, वो बाहर हैं। तो हसन हुसैन भी बाहर हैं। तो में जान है, तोते बाहर हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे ये सब लोग मौजूद थे। मैंने जब उस सारे इजलास की वो देखा है, उसका जायज़ा लिया है, तो उसमें चंद चीज़ें बड़ी अजीब सामने आई हैं खुल के। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून अब मुस्लिम लीग शहबाज बन गई है। अच्छा, देखिए, नून की नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ का एक डायरेक्शन था, मुझे क्यों निकाला से खलाई मखलूक तक, और मज़ाहमत से लेके मज़ाहमती सियासत तक, और वोट को इज्जत दो, और हर और मुझे क्यों निकाला तक। ठीक है जी। उस वक्त भी शहबाज साहब का एक बयानिया था जो वो कहते थे कि भाई इस सारी सिचुएशन में हमने कन्फ्रंट नहीं करना, बल्कि हमने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए अपने आप को इस्टेब्लिश करने। और इलेक्शन के बाद मियाँ साहब का बयानिया ये था कि जितने तुम्हें वोट मिले हैं वो मेरी मज़ाहमती सियासत की वजह से मिले हैं। शहबाज साहब का बयानिया था कि आपको जो वोट मिले हैं वो मेरी पंजाब में परफॉर्मेंस की वजह से मिले हैं। मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, वो मेरी मज़ाहमती पॉलिसी। उसके जवाब में उन्होंने कहा जी अगर मज़ाहमती से मिलने होते तो पूरे पाकिस्तान में मिलते। हाँ, कराची में मिल जाते, केपी में मिल जाते, लिहाजा अगर आपको पंजाब में मिले हैं तो पंजाब सेंट्रल पंजाब में नहीं, बाकी जगह भी थोड़े, जैसे भावलपुर डिवीजन में मिले हैं, वो जो है वो मेरी जो थी परफॉर्मेंस थी उसके वो थे। अच्छा, उसके बावजूद ये कॉन्फ्रंटेशन चलती रही, फिर जेल तक जाने, उन्होंने जेल यहाँ आने से मना किया। उन्होंने कहा जी आप बाहर ही रहें। मियाँ साहब यहाँ आए, उन्होंने जेल जाने का फैसला किया, मरियम बीबी भी जेल में गई, लेकिन जेल में जाने के बाद फिर एकदम से हालात बदल गए। जेल साजगार नहीं ठहरी हर 2 कैदियों के लिए। फिर जो था उसके बाद जब मज़ामत की बात की गई और साथ साथ ज़मानत की बात की गई, तो उस वक़्त फिर दूसरी पार्टी की तरफ से आया भाई अगर मज़ामत करनी है तो आप भी जेल में रहें, हम भी जेल में आ जाते हो, चलो जेल के अंदर से मज़ामत करते हैं। अगर बेल अप्लाई करनी है तो फिर मज़ामत छोड़ दें।
फिर मुफाहमत की बात करें। तो अब जो है आज की डेट पे जो पोलिट ब्यूरो का इजलास हुआ है, उसके बाद जो पहली चीज मुझे समझ आई है वो ये है कि आइंदा मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुस्लिम लीग शहबाज के तौर पे काम करेगी, और शहबाज साहब का जो नैरेटिव है उसको नवाज फैमिली ने तस्लीम कर लिया है हमारी इत्तलात के मुताबिक। और यानी कि मतलब शहबाज साहब की डॉक्ट्राइन चलेगी। इब्तला के दौर में, मुश्किल दौर में शहबाज डॉक्ट्राइन को कबूल कर लिया गया है, ठीक, और शहबाज डॉक्ट्राइन के मुताबिक जो है उस पर इत्तफाक हो गया है। देखिए, अब ये वो बात है जो हम पहली दफ़ा अपने नाजरीन को और पाकिस्तान की सियासत को इतला कर रहे हैं। कल तक तो ये कहा जा रहा था ना कि जी फलां ये हो गया, फलां की लड़ाई हो गई, फलां का ये हो गया, फलां का वो हो गया, वो कि दोनों भाइयों में अलग अलग हैं, वो अलग पॉलिसी पे है, वो अलग। और दूसरी बात ये भी है कि जी वो हुकूमत में फौज और उससे झगड़ा हो गया और वो इसको ला रहे हैं, और लॉन्ग मार्च आ रहा है, शॉर्ट मार्च आ रहा है, सब हो गया टाई टाई फिश। बात यह है कि जिन्होंने टॉर्च बेरर बनना था, जिन्होंने मशल लेके आगे बढ़ना था, उन्होंने कहा क्या, चैम्बर प्रैक्टिस कि हम पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे, पार्लियामेंट। और ये बात हम बहुत अरसा पहले बता चुके थे, जब अपोजिशन के लीडर के चैम्बर में नया लाहौर से फर्नीचर गया था अपने खर्चे पे तो मैंने कहा था कि अब चैम्बर प्रैक्टिस का फैसला कर लिया गया है। तो कल का जो जाती उमरा के पोलिट ब्यूरो का फैसला था पहला, वो तो ये हो गया कि जनाब अब शहबाज साहब की पॉलिसी चलेगी। मुस्लिम लीग नून जो है अब ना नहीं करेगी बल्कि हाँ करेगी, और हाँ करेगी हर उस चीज़ में जिसके अंदर मफाहमत की रिफ्लेक्शन होगी। और आज की आप अपोजिशन की पूरी जो अभी मरियम बीबी ने बहुत उसको क्लियरली डिफाइन किया, और उन्होंने भी कहा कि भाई हम इस वक्त ये नहीं चाहते कि किसी किस्म की अनरेस्ट पैदा हो। अच्छा, नहीं, फिर मुझे इस पर आप शरीफ पे बात करनी है, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दुरानी साहब से जानेंगे अगर बात शहबाज शरीफ की चलनी है तो फिर नवाज शरीफ क्या करेंगे, उनकी आगे सियासत क्या होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अच्छा दुरानी साहब, अगर ये मिसाक जाती उम्रा ये हो गया है कि आगे जो है मुफाहमत चलेगी, तो फिर जरदारी साहब क्या करेंगे और बिलावल क्या करेंगे? देखिए, मैंने कहा है मुफाहमत नहीं कहा, मैंने कहा नवाज शरीफ शहबाज साहब की पॉलिसी, शहबाज साहब की पॉलिसी चलेगी। ये जो है ये मिसाक के जाती उम्रा का पोलिट ब्यूरो का फैसला है उनका। दूसरी चीज़ ये है कि अब जहाँ तक ताल्लुक है बिलावल साहब का और जरदारी साहब का, वो जो कैंपेन चला रहे हैं अपने ऊपर बनने वाली JIT और अपने खिलाफ करप्शन के इश्यूज को उठाने के ऊपर, उसके ऊपर PMLN उनका साथ नहीं देगी। जिस तरह उन्होंने माजी में किसी मामले में PMLN का साथ नहीं दिया, अब PMLN ने फैसला किया है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दे। मतलब ये है कि ट्रेन मार्च, लॉन्ग मार्च, 4 अप्रैल, 8 अप्रैल जलसे, जुलूस, कुछ भी नहीं, सिंध कार्ड, मतलब करप्शन कार्ड, किसी कार्ड में नून जो है अब पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलेगी। और ये भी फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब जो ताउन जाती तौर पर मांगेंगे, शर्त क्या है, जाती तौर पर वो ताउन उनको दिया जाएगा। जैसे हमारे प्रोग्राम में अभी बताया है, और अब ये खबर है और नाज़रीन के लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि जिसके ऊपर पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस रुका हुआ था पाकिस्तान का, कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो ख़त्म हुए थे, वो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के मुशावरत से चलना था। उसके लिए जो ख़त इमरान खान साहब ने लिखा
वो खत जो है शहबाज साहब ने कबूल कर लिया और उसका पहले इमरान खान साहब वो खत नहीं लिख रहे थे, उन्हें अब लिख दिया, खत भी लिख दिया, अब शहबाज साहब उसका जवाब भी दे। मतलब उन लोगों को खबर है जो हमारी खबर के अगेंस्ट बहुत बड़ा तनाज़ा खड़े करने की कोशिश कर रहे थे कि अब तनाज़े नहीं बन रहे, अब तनाज़े सेटल हो रहे हैं। सब उड़ने वाली चीज़ें, बैठी हुई चीज़ें, खड़ी हुई चीज़ें, ये सुन लें कि अभी कोई लड़ाई का प्रोग्राम कहीं नज़र नहीं आ रहा हमें। अच्छा जी, अब इसका मतलब आगे भी इमरान खान साहब जो ताउन नून से मांगेंगे वो उन्हें पार्लियामेंट में भी मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, जो वो खुद मांगेंगे। मतलब ये है कि अब आपको एक अपोजिशन को साथ लेकर चलने का जो तरीका है वो चलना पड़ेगा, और हम सड़कों पे बात नहीं करेंगे, कंटेनर्स नहीं सजाएंगे। हाँ, अब जो है पार्लियामेंट के अंदर बातचीत करके मामलों को आगे बढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ जरदारी खानदान पर एतमाद ना करने का फैसला किया। ये भी जाती उम्र में फैसला कि उन पर बिल्कुल एतमाद नहीं। अच्छा, ये तो बात, फजल रहमान कहाँ जाएंगे? देखिए उनसे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो साथ भी खड़े हुए हैं, नवाज शरीफ के आखिरी मोमेंट तक साथ थे, उनके साथ क्या होगा? देखिए फजल रहमान साहब चूँकि हमारे दोस्त हैं, मैं तो सोच रहा था कि अगले चंद दिनों में उनके पास हाजिर होके उनसे जरा मतलब बड़ा जरूरी है, बनता है इस वक्त हाल हवाल भी किया जाए, मिसाल के जाती उम्र की रोशनी में उनके साथ मुलाकात की जाए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त वो थोड़ा सा पब्लिक तो यकीनन आ रही होगी, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं, उनके जलसे भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, और उनका एक अपना बयानिया भी है जो वो देना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त अपोजिशन लीडर जो घुटने घुटने तक जो है मुख्तलिफ मसाइल और करप्शन के इशूज़ और नैब के इशूज़ और JITs के इशूज़ में फंसे हुए हैं, अवाम के ऊपर आज जितनी मुश्किल वक्त है वो शायद पहले कभी ना हुआ हो। लेकिन उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि इसका जिम्मेदार सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं है, ये जो माजी का प्लंडर था पाकिस्तान में वो भी इसका जिम्मेदार है, और वो माजी की रवायात को आगे ना बढ़ाते हुए वो मुल्क के अंदर एक ऐसी तब्दीली देखना चाहते हैं जिसमें तरक्की भी हो। तो आपको लगता है फजल रहमान भी अनटाइमली कर रहे हैं सब? हाँ, मैं समझता हूँ कि फजल रहमान साहब को इस वक्त जो है अपनी एनर्जीज को कंजर्व करते हुए हम उनको कुछ मशवरे देंगे, लेकिन रूबरू देंगे, और वो सियासत को बहुत समझते भी हैं, तो उन्हें ऐसी सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए जो मुस्तकबिल की सियासत हो। तो ये मिसाल के जाती उम्र में उनके लिए भी कोई जगह नहीं है? उनके लिए अभी तो कोई जगह नजर नहीं आई। ये बताएं, मिसाल के जाती उम्र में नवाज शरीफ और मरियम के लिए क्या है? आज ही सब कुछ बता, आज ही बताएं ना। देखें ना जी, देखें जनाब, ये बात भी अब आप सुन लें। हमारी जो इतलात हैं, मतलब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, हमारे पास एक सियासी आंख है जो ऊपर होती है और वो सुनती भी है और देखती भी है। हमारी सियासी आंख ये कहती है कि मरियम बीबी खामोश रहेंगी, और मियाँ साहब भी खामोश रहेंगे। अब ये जो शरीफ फैमिली है, ठीक है ना जी, ये शरीफ फैमिली का फैसला है, ठीक है ना जी। शरीफ फैमिली का फैसला ये है कि इस वक्त हमने कन्फ्रंटेशन के बजाय खामोशी का रास्ता अख्तियार करना है, और उसके लिए जो मिसाल दी जाती है वो ये दी जाती है कि जब हम मुल्क से बाहर चले गए थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और वहाँ हम भले खामोश भी रहे, लेकिन जब वापस आए तो वोट बैंक मौजूद, तो हमें वोट बैंक कुछ मिल गया। इसलिए अब जो है, अगर हम खामोश रहेंगे तो हमें आइंदा चांस मिलेगा। अब हम टकराएंगे तो हमारी दास्तां तक भी ना होगी। तो मुझे ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ ब्यूरोक्रेसी पे बात करेंगे, कुछ DMG ग्रुप पे बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी के घर होने वाले इजलास पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के घर पे एक खाना हुआ है जिसमें साबिक 5 चीफ सेक्रेटरीज़, कुछ हाज़र सर्विस सेक्रेटरीज़, साबिका रिटायर्ड सेक्रेटरीज़ और एक ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो पिछले 5 साल की और अब जो लेटेस्ट क्रीम है वो सारी मौजूद थी।
इस खाने की बहुत बाज़गश्त है, इसमें बहुत बातें हुई हैं। मौजूदा सूरत हाल पर जो ब्यूरोक्रेसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर तफसीलन बात हुई है, और एक चीफ़ सेक्रेटरी का इस तरह अपने घर पे एक इजलास मुनक़्क़द करना, उसमें सारी गुफ्तगू मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इसको बहुत अहम देखा जा रहा है। इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम हुकूमत ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है। क्यों दुरानी साहब, आप इस इजलास को कैसे देखते हैं और क्या ख़बर है इस इजलास की? देखिए, ये इजलास जो है ये बहुत अहम इजलास है और एक ऐसे मौके पर हुआ है जिस वक्त ये इशू बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त एक किस्म के थ्रेट में है। वो कहते हैं जी हमारे ऊपर नैब की नंगी तलवार जो है हमारे सर पे लटक रही है, बल्कि हमारे कलम के ऊपर लटक रही है, जहां हमने दस्तखत किया वो ठक आके हमारे ऊपर गिरेगी। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि KPK में जो हुकूमत थी वही चली आ रही है, सिंध में वही चली आ रही है, बलूचिस्तान मैटर नहीं करता। पंजाब में पिछले 10 साल जो है वो नून की हुकूमत रही है, और उस वक़्त में जितने इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स थे वो किसी न किसी शक्ल में अहम पोजीशंस पे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भी हम में से अहम पोजीशन पे रहा है आज उसको शक की नज़र से देखा जा रहा है कि वो शायद नून का आदमी है। तो हम तो हुकूमत के आदमी हैं और हम तो हुकूमत चलाने वाली मशीनरी हैं, हमें इस सिलसिले में अगर विक्टिमाइज़ किया जा रहा है तो वो सही नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि जी हमारे सर पे जो सियासतदान पकड़े जाते हैं वो तो रिहा हो जाते हैं और ब्यूरोक्रेट अंदर रह जाते हैं। वो कहते हैं शहबाज साहब बाहर आ गए हैं और फवाद और फवाद अंदर रह गए हैं, तो हमने अगर अंदर रहना है तो फिर हम दस्तखत क्यों करें? तो इस सिचुएशन के ऊपर ये इजलास जो है ये इस सिचुएशन को देख के बुलाया गया है, और इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है या ये एक राय बनी है कि जनाब जिस तरह KPK के अंदर की KPK की ब्यूरोक्रेसी को नैब से असाइलम दिलवाया गया है, ठीक है, या जैसे DG आर्कियोलॉजी के इशू के ऊपर जो है इमरान खान साहब ने पर्सनली इंटरवीन किया, बैन ही उसी तरीके पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आगे बजट आ रहा है, आगे अब स्पेंडिंग शुरू होनी है, अब आगे इकोनॉमी ने आगे चलना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना फाल किरदार अदा करे तो उस सूरत में जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हुकूमत को चाहिए कि वो एड्रेस करे। गलत काम ना करें तो मसला क्या है? देखें जी, गलत काम ना करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना जी। गलत काम ना करें तो मसला होना भी नहीं चाहिए। अब मसला इस वक्त ये है कि पूरी की पूरी जो पंजाब की मशीनरी है वो जैम हुई हुई है, ठीक है ना जी। अच्छा, और अक्सर ऑपरेशंस जो होते हैं वो ग्रे एरिया में भी होते हैं, हाँ जी। और ब्यूरोक्रेसी का एक किया हुआ कदम जो है अगर फेवरेबल हुकूमत हो तो वो कारनामा बन जाता है, और अगर मुखालिफ हुकूमत आ जाए तो वो बदनामा बन जाता है। तो बैन ही इस तरह अफसर ये कहते हैं कि यार या तो आप जो है उसका रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड कर लें। लेकिन आपको पता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ ए डिपार्टमेंट होता है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, पैसे उसने खर्चने हैं। DC है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रिंसिपल, DPO है तो वो उसका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है। या तो आप CM सिंध वाला काम करें, है जी, कि खुद जो है उन्होंने आप सहन शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं मैंने तो नैब में जाना ही है, जाना 100 वहाँ 101 भी। तो आपने अगर ब्यूरोक्रेसी से दस्तखत कराने हैं और ब्यूरोक्रेसी तो जब तक ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता उनकी कलम जारी रहेगी, और आपने वो लाइंस ड्रॉ करनी है जिन लाइंस के अंदर। अब पंजाब में एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि CM साहब जो है वो एक तरफ तो अपने रेट एस्टैब्लिश करते हैं कि जी वो किसी अफसर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, किसी को हटा दिया, कि पूरे का पूरा वो अपना खौफ कायम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन्हें बेचारों को ये भी नहीं पता कि CM होता क्या है और CM का अख्तियार क्या होता है और क्या अख्तियार नहीं होता। इसका मतलब है क्लोजिंग करनी है तो इसमें मैं इसको ये कंक्लूड कर दूं कि इस वक्त जो है ब्यूरोक्रेसी ने, उनके थिंक टैंक ने, उनके थिंकिंग माइंड्स ने एक एजेंडा किया है जिस एजेंडे के तहत जो है वो ये चाहते हैं कि पंजाब में अगर काम कराना है तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस करने से। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।